आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा रोमन सिविलाइजेशन है, यानी रोम की सभ्यता। सबसे पहला इशू ये आता है कि रोम की सभ्यता को पढ़ने की आवश्यकता क्या है। ये रोम वो क्षेत्र है जहाँ पर आज इटली है और उसके सराउंडिंग्स के एरिया है, उसके आसपास के क्षेत्र हैं। किसी भी संस्कृति का विकास आधुनिक काल में आप और हम जिस रूप में हैं उसके पीछे हमारा कोई बैकग्राउंड है, उसके हमारा पीछे इतिहास है। उस इतिहास का रिफ्लेक्शन आज हम लोग हैं। इसलिए हमें इतिहास को जानने की जरूरत पड़ती है। इसलिए पहले पीछे जाना पड़ता है। यूरोप की संस्कृति का जो मूल आधार है वो ग्रीको रोमन संस्कृति है। ग्रीको रोमन यानी कि ग्रीस की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और रोम की सभ्यता। इसलिए आज के मॉडर्न यूरोप में अगर हमको कुछ भी पढ़ना है तो हमें पहले इन दो बिंदुओं को देखना पड़ता है, इन दो टॉपिक्स को देखना पड़ता है। इसी क्रम में ये रोमन सिविलाइजेशन का आपके सामने टॉपिक है। आज जितनी भी तरह की शब्दावलियां चलती हैं, हम कानून के क्षेत्र की बात करें, हम लिटरेचर की बात करें, हम इतिहास की बात करें, हम विज्ञान की बात करें, हम दर्शन की बात करें, हम चिकित्सा की बात करें, जितने भी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के जो मूल पिता हैं वो इन दोनों सिविलाइजेशन में हैं। चाहे आप मेडिकल की डिग्री ले रहे हो, चाहे दर्शन की डिग्री ले रहे हो, चाहे इतिहास की डिग्री ले रहे हो, सबका जो मूल आधार है यूरोप के संदर्भ में। क्योंकि इन पिछले 100-150 सालों में एक दिक्कत यह आई है कि ज़्यादातर जो लिखने का पैटर्न रहा वो यूरोसेंट्रिक रहा। यूरोप वालों ने ज़्यादा लिखा, इसलिए उन्होंने इन दोनों चीज़ों को आधार बनाया। तो यहां पर हम सबसे पहले इसी बात को लेते हैं कि हम इसमें क्या हाइलाइट्स करने वाले हैं। इस टॉपिक का हम थोड़ा इतिहास की बात करेंगे, थोड़ी ज्योग्राफी की बात करेंगे और थोड़ा वहां के जो राजनीतिक इतिहास है। आजकल राजनीतिक जो पक्ष हैं उनके बजाय सांस्कृतिक पक्षों पे, प्रशासनिक पक्षों पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग उनके इकोनॉमी में की बात होती है, उनका जो आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग का पर्सपेक्टिव है, उनका जो आर्ट एंड कल्चर का फिनोमिना है, कला और संस्कृति उनकी कैसे विकसित हुई, इस बारे में हमको चर्चा करनी है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए कि कहाँ थी ये संस्कृति। ये जो रोम की संस्कृति है, रोमन सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन, इसका उदय कहाँ हुआ। विश्व में आज ये वाला पार्ट इटली वाला पार्ट है और इस इटली वाले पार्ट में हम देखते हैं इसके आसपास ये मेडिटरेनियन सी का एरिया है, यानी भूमध्य सागर का क्षेत्र है। इस भूमध्य सागर के आसपास जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, देखिए आपको मैप में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये उस वक्त के नाम हैं। देखिए आप यहाँ सीरिया, जॉर्डन और जुदैया, ये आजकल जहाँ पे जॉर्डन वाला पार्ट आता है, इजराइल वाला पार्ट आता है, यहाँ से मैं हाथ घुमा रहा हूँ अपना, और इजिप्ट से लेकर के नॉर्दर्न अफ्रीका, ट्यूनीशिया, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस का नाम उस समय का गैल है या गॉल है, अलग अलग उच्चारण है। गॉल भी लिखा गया है, गैल भी लिखा गया है, गालिया भी लिखा गया है। और आसपास में ये जितने एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको आजकल हम बाल्कन स्टेट्स कहते हैं, ये बाल्कन स्टेट्स हैं। और अप टू हमारे यहाँ पर एशिया की तरफ जब हम आते हैं तो ये एशिया माइनर का क्षेत्र है, और एशिया माइनर से होते हुए और एशिया में भी ईरान तक का भाग, ये आप देखिए। तो ये एक ऐसा साम्राज्य है जो आज के 3 महाद्वीपों में फैला है, यानी यूरोप में भी फैला है, एशिया में भी फैला है और अफ्रीका में भी फैला है। तो और इसका सेंटर रहा क्या? रोम। रोम इसका केंद्र रहा। दरअसल अब एक बिंदु पर यह बात करते हैं कि हम इतिहास को पढ़ने के लिए, समझने के लिए स्रोत क्या हमारे पास, सोर्सेस क्या हैं, किन के आधार पर हम ये बातें कह रहे हैं। तो दुनिया की सभी सभ्यताओं में, सभी इतिहास में अनुश्रुतियां भी होती हैं, दंत कथाएं भी होती हैं, वास्तविक इतिहास लेखन भी होता है, और आज के वैज्ञानिक प्रयोग भी हैं जिनको हम आर्कियोलॉजी के बेसिस पर बात करते हैं। तो रोमन इतिहास में अगर हम आज की डेट में हॉलीवुड फिल्मों की बात करते हैं तो हॉलीवुड वालों के लिए बहुत बड़ा मसाला है। यहाँ न जाने कितनी फिल्में इस पर बनी हुई हैं। चाहे हम जूलियस सीजर की बात करते हैं, चाहे हम ऑगस्टस की बात करें, चाहे एक बहुत ही फेमस मूवी थी जिसको हमने नाम दिया ग्लैडिएटर,
चाहे 300 की बात करें, चाहे अलेक्जेंडर की बात करें, ये सारे रोमन सभ्यता और ग्रीक सभ्यता ये थीम बनती है। इसलिए इन बातों का क्या महत्व है, इतने लोग, इतने लिखने वाले लोग, इतने पढ़ने वाले लोग और इतने फिल्म बनाने वाले लोग इन टॉपिक्स को अगर इनका चयन कर रहे हैं तो इनका महत्व समझ में आता है। अब जब हम सोर्सेस की बात हम करें तो आजकल तो विज्ञान के बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ तक कि एक्सक्यूज मी, फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्कियोलॉजी नहीं, केवल पुरातत्व विज्ञान नहीं, बल्कि और चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, विज्ञान की अन्य तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में तो मैरीन आर्कियोलॉजी का भी प्रयोग हुआ है। समुद्र के अंदर क्या खुदाई संभव है? तो पिछले 20 साल 30 साल में 2-3 दशकों से यह प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है कि समुद्र के भीतर भी क्या कोई सभ्यता थी। और इनका ये क्षेत्र जो है आप यहां देख रहे हैं चारों तरफ, यहां देखिए समुद्र तो बहुत बड़े भाग में दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम इस इतिहास को पढ़ने और समझने की बात करते हैं। किताबों में अलग अलग भी रूप में इसलिए आता है क्योंकि किसी व्यक्ति ने अनुश्रुति को आधार बनाया है, दंतकथा को आधार बनाया है, और कहीं पर साइंटिफिक उसकी इंटरप्रिटेशन है, वैज्ञानिक व्याख्या है। इसलिए हमें अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग व्याख्याएं इस इतिहास की मिलती हैं। यहां पर जब हम लिवी की बात करते हैं, लिवी यहां का सबसे बड़ा इतिहासकार रहा। उसने एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ रोम। ऐसे हमारे पास न जाने कितने इतिहासकार हैं जिन्होंने उस वक्त लिखा, तो वो हमारे उस काल के लिए प्राइमरी सोर्सेज बनते हैं। इतिहास लिखने के और समझने के दो तरह के सोर्सेज होते हैं। पहला स्रोत हम जिसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्रोत। प्राइमरी सोर्स मतलब प्राथमिक स्रोत, जो उस काल में लिखा गया, जो उस काल के आधार पर बाद के लोगों ने लिखा। यानी इस 2000 BC के आधार पर अगर हम आज कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी सोर्स। जब हम पुरातत्व का आधार बना रहे हैं तो पुरातत्व भी प्राइमरी सोर्स आता है, क्योंकि वो जीवंत दस्तावेज आपके सामने प्रस्तुत करता है। इस तरह से ये हमें पूरा मैप इसका दिखाई देता है। अब यहां पे ये एक दूसरे मैप को दूसरे फॉर्म में हमने दिखाया है। ये स्ट्रक्चर इसका आप समझ लें आज के हिसाब से। ये गॉल पर क्वेश्चन बनता है, ये कार्थेज पे क्वेश्चन बनता है, ये आपके ये सामने आप देख रहे हैं ग्रीस। एक्चुअली जो ग्रीस की सभ्यता थी, यूनान की सभ्यता जिसको कहते हैं, ग्रीस की सभ्यता तुलनात्मक रूप से थोड़ा पहले शुरू हुई और रोमन सभ्यता तुलनात्मक रूप से थोड़ा बाद में शुरू हुई। तो ये जो नाम है, इटली नाम जो है, इटालिया जिसको बोलते हैं, इटालिया शब्द बेसिकली इसका जो मीनिंग होता था, मीनिंग ऐसा होता था जहां पे पशुओं की संख्या अधिक हो, जहां बसा जा सकता है, पशु अधिकांश जहां पाए जाते हैं। तो ये लोग, ग्रीस लोग, यहां इनको इस नाम से बोलते थे। मैंने जब आप रोम की बात करते हैं, यहां पे रोम की भी एक कहें कि जनश्रुति है कि एक राजकुमारी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। रोमुलस, खास करके रोमुलस की बात करें, कहते हैं कि जब बच्चा ने जन्म लिया तो उसको किसी कारण से जंगल में छोड़ना पड़ा और जंगल में भेड़ियों के बीच पला। तो एक मादा भेड़िया ने उसको अपना दूध पिलाया। ये किंवदंती है। हम वो जंगल बुक वाली कहानी भी सुनते और पढ़ते हैं, मोगली वाली कहानी। तो यहां पर भी कुछ कुछ ऐसा लगता है कि उसकी भेड़िया मां ने उसको दूध पिलाया। इस बच्चे ने, रोमुलस ने, बाद में इसी के नाम से रोम की स्थापना हुई। यहां पे आसपास में, क्योंकि हिली एरिया है, इसको प्लेस ऑफ 7 हिल्स, 7 पहाड़ियों का शहर या क्षेत्र कहते हैं। और इस रोम के आसपास में आपने एक शब्द सुना होगा, अंग्रेजी में खूब इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड फोरम। फोरम मतलब एक्टिविटीज का, विचार विमर्श का केंद्र। तो यहां पर जब विचार विमर्श का केंद्र डेवलप हुआ तो धीरे धीरे इस सारे भाग में क्या डेवलप होने लगा? धीरे धीरे इस सारे भाग में संस्कृति का विकास होने लगा। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था। प्रागैतिहासिक मानव का उल्लेख यहां पे लाखों साल पहले मिलता है। फ्रांस में, स्पेन में अल्तामीरा की गुफाएं हैं, वहां से सबसे पहले मानव के द्वारा, आदि मानव के द्वारा पेंटिंग किए जाने के प्रमाण मिल चुके हैं। यानी उनके यहां भी मानव बहुत साल पहले से चल रहा था।
आदि मानव जिसको कहते हैं, जिस पीरियड को हम प्री हिस्ट्री देन प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। पहले तो प्री हिस्ट्री की बात करें। ये 753 में रोमलस नाम का, ये जो मैं बच्चे की बात कर रहा हूं, इसने बड़े होकर के रोम नामक शहर की स्थापना की और यहीं से हम रोम की सभ्यता की बात करते हैं। 753 BC यानी लगभग आज से लगभग 2800 साल मान लीजिए, 2753 इसके आसपास मान लीजिए आप, इतने साल पहले ये रोम शहर बना। इसके उपरांत जब हम बात करते हैं, इसको रहने दीजिए आप, ये देखिए ये टाइबर नदी है। ये टाइबर नदी इटली के बीच से निकल रही है। इस टाइबर नदी के आसपास में इस सभ्यता का विकास होता है और इस एक्टिविटी के सेंटर को कहा जाता था फोरम। तो ये इनका बेसिक शब्द है। आप देखेंगे, मैंने ये बात पहले भी की थी पिछली सभ्यता में, कि ज्यादातर हमारे ज्ञान के जितने भी केंद्र हैं, शाखाएं हैं, सब में ज्यादातर शब्दों की उत्पत्ति हम रोमन और ग्रीक से देखते हैं। अक्सर चाहे वो लाइफ साइंस है, चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे ह्यूमैनिटीज है, सब जगह हमको मूल शब्द बोला जाता है कि ये शब्द ग्रीक भाषा के इस शब्द से लिया गया है, ये शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है, और नाम पड़ गया बाद में लैटिन अमेरिका, क्योंकि जो लैटिन बोलने वाले देश थे उनकी भाषाएं जैसे पोर्तुगीज, स्पेनिश, ये भाषाएं वहां पहुंची लैटिन अमेरिका में। तो सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका के पार्ट को मिलाकर के कहना शुरू कर दिया गया 16वीं शताब्दी से लैटिन अमेरिका। इस प्रकार से हम यहां पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो इस सभ्यता का इतिहास है, इस सभ्यता को हम अध्ययन की सुविधा के लिए कैसे बांट सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोमुलस ने रोम की स्थापना की 753 BC, 753 ईसा पूर्व में, और इससे पहले का जो उनका इतिहास है, इससे पहले का जो इनका इतिहास है, ऐसा नहीं कि पहले इतिहास नहीं था। वहां पे एक जाति का उल्लेख मिलता है जिसको एट्रस्कन कहा गया है। उसे एट्रस्कन कहा गया है। एट्रस्कन जाति इसके आसपास में हुआ करती थी, और नॉर्मली एक पढ़ने का तरीका है कि आर्य जातियां और अनार्य जातियां। तो ये कोई ऐसा कहते हैं कि कोई नॉन आर्यन जाति थी। इस नॉन आर्यन जाति ने यहां पर अपने को एस्टैब्लिश किया, और जब ये राज्य स्थापित हो गया 753 में, तो इसके उपरांत शुरू में एट्रस्कन जाति के लोग ही हावी रहे। बाद में यहां पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते, ये इस पूरी दुनिया के इतिहास में है कि पूरी दुनिया के इतिहास में हमको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक क्रांतिकारी शताब्दी दिखाई देती है, जहां भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी आते हैं, चीन में कन्फ्यूशियस आते हैं। तो यहां गणतंत्र का निर्माण होता है। जब हम ग्रीक सभ्यता की बात करते हैं तो वहां पर हमें न जाने कितने लोग, अरस्तु से लेके सुकरात से लेके न जाने कितने लोग हमें आते हुए दिखाई देते हैं। एक पूरी पद्धति डेवलप होती है ज्ञान की। दुनिया में चेंज की परंपरा प्रारंभ हुई, और ये चेंज, बदलाव ही इतिहास की मूल जड़ है। इसलिए यहां पर हमने मोटे तौर पर इस इतिहास को समझने के लिए इसको 4 भागों में बांटा है। पहला भाग हम मान लेते हैं कि 753 से पहले का काल, यानी जब रोम में कोई राज्य नहीं था, छोटे छोटे समुदाय हुआ करते थे, जनजातीय समुदाय हुआ करते थे, कबायली संगठन, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ये हुआ करते थे। इससे पहले वहां पे प्रोटो हिस्ट्री का टाइम था, आदि मानव का काल। जब रोम की स्थापना हो गई तो इस काल से और इस काल के बीच 509 तक एक्चुअली यहां पर राजवंश आ गए, और इन राजवंशों के साथ दिक्कत ये हुई, ये प्रकृति का नियम है, इतिहास का सिद्धांत है। इतिहास के 2 सिद्धांत काम करते हैं, एक बोलते हैं हम लीनियर कंसेप्ट, एक को बोलते हैं साइक्लिक कंसेप्ट। एक चक्रीय सिद्धांत होता है और एक रेखीय सिद्धांत होता है। इतिहास रेखीय गति में चलता है और इतिहास चक्रीय गति में चलता है। 2 तरीके से इतिहास चलता है, ऐसा पूरी दुनिया में माना गया है। तो जब यहां पर निरंकुशता बढ़ गई, जब यहां पर अत्याचार बढ़ गए, तो 509 BC यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन लोगों का पतन हो गया, एट्रस्कन का। एट्रस्कन जाति थी, ये एट्रस्कन जाति का पतन हो गया और इसकी जगह पैट्रिशियन आ गए।
ये जब पैट्रिशियन आए यहां पे तो इन्होंने कुछ संस्थाएं विकसित की। संस्थाएं जैसे उदाहरणार्थ जैसे काउंसिल, जैसे सीनेट, ये शब्द सारे शब्द आज भी चलते हैं, जैसे असेंबली, जैसे ब्यूरोक्रेसी, ये सारे शब्द इन्होंने इसी काल में शुरू किए क्योंकि ये डेमोक्रेटिक फेनोमिना था, चुनकर आते थे। लेकिन यहां पर एक बात थी, दुनिया में सभी देशों में ऐसा हुआ, एक समाज जो था वो दो भागों में बटा था, पैट्रिशियन और प्लेबियन। पैट्रिशियन और प्लेबियन, ये पैट्रिशियन जो था ये समाज का एक बड़ा वर्ग था, यानी कि ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। राजनीति में, प्रशासन में, काउंसिल में, सीनेट में, असेंबली में ये लोग हावी होते थे, जबकि इन लोगों की संख्या ज्यादा थी। इसलिए अब पहली लड़ाई तो यह होने वाली है कि इन दोनों के बीच संघर्ष होगा। जिनके पास अधिकार नहीं है वो अधिकार मांगेंगे, पहली लड़ाई। इसलिए इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। दो पक्ष आते हैं, कभी भी किसी भी समाज के, किसी भी देश के इतिहास में सदैव दो पक्ष होते हैं कि एक तो उस देश के भीतर क्या चल रहा है और एक देश के बाहर क्या चल रहा है। तो बाहर की बात करने से पहले हम भीतर की बात भी कर लें तो ये पैट्रिशियन और प्लेबियन, ये दो पक्ष हैं। हम इसके कंटिन्यूएशन में ये बात कर रहे थे कि किस तरह से रोम के इतिहास को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि अध्ययन की सुविधा हो सके। तो सबसे पहले जब रोम की स्थापना हुई 753 BC में रोमुलस ने जो रोम की स्थापना की, उससे पहले का रोम कैसा था और 753 में रोम के बनने के बाद रोम 509 तक कैसा था। यहां पे राजवंश आ गए, इनके द्वारा अत्याचार किए गए। एट्रिस्कन नाम की एक कम्युनिटी थी, एक जाति थी, उसके द्वारा आम लोगों पर जब अत्याचार किए गए तो आवाज उठी, लोकतांत्रिक आवाज उठी, जनता की तरफ से आवाज उठी और उस आवाज के कारण से 509 BC में यहां गणतंत्र की स्थापना हुई, रिपब्लिक। गणतंत्र से तात्पर्य यह है कि ऐसी जगह, ऐसा राज्य, ऐसा स्टेट जहां पे हेड ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय कॉमन मैन, आम आदमी के द्वारा हेड ऑफ स्टेट का, राज्य के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता हो। इसलिए यहां पर कई तरह की शब्दावलियां आई। यहां पे शब्दावलियां आई, सबसे पहले शब्दावली आई काउंसिल। इस काउंसिल का जो एक काउंसिल शब्द है, ये काउंसिल आधुनिक काल में नेपोलियन के यहां, इंग्लैंड में, रूस के इतिहास में, जर्मनी के इतिहास में और जगहों पे, तमाम जगहों पर यह शब्द आता है। दूसरे नंबर का शब्द आया सीनेट। यह शब्द आज भी पॉपुलर है। सीनेट मतलब एक तरह की संसद, और जो सांसद होता है उसको हम सीनेटर बोलते हैं। तो ये सीनेट शब्द भी उन्हीं के आया और मोटे तौर पर इसमें 2 लोग होते थे और इसमें लगभग 300 लोग होते थे। अभी मैंने इससे पहले के बताया था आपको कि एट्रिस्कन नाम की कम्युनिटी का रूलिंग था, ये लोग सत्ता में थे, लेकिन 509 में आते आते पैट्रिशियन, ये कम्युनिटी हावी हो गई शासन में। तो सीनेट में भी वही लोग थे, काउंसिल में भी वही लोग थे, और तीसरी थी सभा या असेंबली बोल दें जिसको हम। इस असेंबली में इस दोनों तरह के लोग, पैट्रिशियन और प्लेबियन। प्लेबियन एक बहुसंख्यक समूह था, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं इसमें प्रेजेंटेशन के हिसाब से कि ये लोग ज्यादातर खेती करते थे, कारीगरी का काम करते थे, यानी ये लोग रूरल बैकग्राउंड के थे, प्रोडक्शन करते थे खेती का। इस कारण से ये लोग सेना में भी होते थे और इसी क्रम में इनके पास अधिकार कम थे, जबकि पैट्रिशियन के पास अधिकार ज्यादा होते थे। इसलिए इन दोनों के बीच में अधिकारों का संघर्ष शुरू हुआ और इसी के अंतर्गत हम बहुत से धीरे धीरे डिमांड जब बढ़ती चली गई, संघर्ष जब होते चले गए, तो नए नए शब्द, नए नए तरह के अधिकारी हमको देखने को मिलते हैं।
तो चाहे ये अधिकारी, हम एक अधिकारी का नाम आता है ट्रिब्यून, ये शब्द आज भी चलता है, ट्रिब्यून, ये एक अधिकारी था। इस अधिकारी ने रिप्रेजेंटेशन किया किस कम्युनिटी का? प्लेबियन कम्युनिटी का। ये प्लेबियन शब्द लगभग ऐसा शब्द है, हालांकि एग्जैक्टली ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। इस शब्द के आधार पर यूरोप में और पूरी दुनिया में एक इतिहास लेखन शुरू हुआ जिसको हम प्लेबियन हिस्ट्री राइटिंग कहते हैं। प्लेबियन हिस्ट्री राइटिंग मतलब आम लोगों का इतिहास लिखा जाना। और इसी तरह से ये जब इतिहास इनका लिखा गया और इन लोगों ने डिमांड करनी शुरू की, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आई, उसको सबसे ज़्यादा लिखने की जरूरत है, 12 तख्ती का कानून। रोम की सभ्यता की खास बात यह है कि ये कानून के दृष्टि से, लॉ मेकिंग के दृष्टि से यह सभ्यता बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस कारण से यहां 12 तख्ती का कानून भी मिलता है, यहां जस्टिनियन कानून भी मिलता है, यहां पर संविधान बनाने के बहुत से प्रक्रियाएं, बहुत से सिस्टम यहां डेवलप हुए। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि जो कानून बनाने की जो जननी है, जो सभ्यता इसकी जननी है, वो रोमन सिविलाइजेशन है। तो ये सारी शब्दावलियां आपके पास एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये 12 तख्ती का कानून में ये था कि जो प्लेबियन लोग थे, प्लेबियन समुदाय के लोग थे, उन लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, मूल अधिकार दिए गए, और कुछ उनके पॉलिटिकल अधिकारों में वृद्धि की गई। और धीरे धीरे इन लोगों की जो संख्या थी, इनके अधिकारों की संख्या, वो निरंतर बढ़ती चली गई। इस काल में, इस काल से लेकर के इस काल के बीच में कुछ और परिवर्तन भी होते हैं। वो परिवर्तन हम जब देखते हैं तो एक है उसमें युद्ध, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद किस तरह से हुआ है? साम्राज्यवाद यानी इन्होंने अपने को फैलाया कैसे। तो इसमें शब्द आता है प्यूनिक वॉर, प्यूनिक युद्ध। ये प्यूनिक युद्ध मैं अभी आपको मैप के हिसाब से दिखाता हूं। ये प्यूनिक युद्ध वो जगह है, ये यहां पे रोम है। रोम से इस अफ्रीका के बीच में कार्थेज नाम की जगह है, आजकल ये ट्यूनीशिया कहलाता है। इस जगह के भी, ये कार्थेज जो था, ये बड़ा एक प्रॉस्परस जगह थी, प्रॉस्परस स्टेट था, क्योंकि यहां के लोग व्यापार करते थे, इसलिए वो लोग समृद्ध थे। और दूसरी जो जगह थी वो थी गॉल, यानी फ्रांस। तो इनके बीच में संघर्ष होता था, त्रिपक्षीय संघर्ष था एक तरह का। लेकिन इस युद्ध में करीब 261 बीसी से ये युद्ध शुरू होता है और ये 3 चरणों में युद्ध हुआ। और इस अंतिम चरण में ये रोमवासी यानी रोम के सैनिक यहां जीतते हैं। और हर बार जीत करके रोमन सेना का एक तरीका होता था, वो 50,000 लोग, 60,000 लोग, 1 लाख लोग वहां से बंदी बनाकर लाते थे। शुरुआत में तो रोमन्स ने ये किया कि वो बड़े क्रूर टाइप का दृष्टिकोण उनका होता था, लोगों को मार दो, मेल पॉपुलेशन को ख़त्म कर दो, बाकी लोगों को दास बना दो, इस तरह की पॉलिसी और प्रोसेस हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया बदलती चली गई। इस प्रक्रिया के बदलने में एक बात ये आई कि क्यों ना ये जिनको हम बंदी बना रहे हैं, इनको सैनिक बना दिया जाए। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी सेना में वृद्धि होगी। तो जब सेना में, यही कंसेप्ट बाद में नेपोलियन ने अपनाया। इतिहास से हम ऐसे सीखते हैं, इसलिए हमको पिछला इतिहास पढ़ना पड़ता है कि हम पीछे से क्या सीख रहे हैं। तो इन लोगों ने करना यह शुरू किया, रोमन लोगों ने, कि जहां जहां ये जीतते चले गए, 20,000, 50,000, 60,000 जो भी लोग इनको मिले, उनको इन्होंने सैनिक बना दिया। और इस क्रम में इन्होंने ये कार्थेज को जीत लिया। और धीरे धीरे आप देखिए साम्राज्य विस्तार देखिए। और उसके अकॉर्डिंग ये सैनिक को और योद्धा को सम्मान दिया करते थे। ये इनकी खास बात ये थी कि योद्धा को सम्मान दिया जाए। और रोमन सेना में भर्ती होना और जिंदगी में एक बार रोम की यात्रा करना, ये रोमन साम्राज्य के आम आदमी के लिए बहुत गौरव का विषय था। क्योंकि आप देखिए, आप इतने दूर तक फैले हुए हैं और ये रोम एक ऐसा शहर है जो उस जमाने का आश्चर्य था। एक आर्किटेक्चर यहां पे बना हुआ है, अभी भी उसके अवशेष हैं, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था। ये देखिएगा,
ये स्ट्रक्चर आज ये दुनिया के आश्चर्यों में से एक है। कोलिजियम बोलते हैं इसको, कोलिजियम। मैं अगर ठेठ भारत की भाषा में बोलूं तो एक तरह का अखाड़ा, एक तरह का स्टेडियम। इसमें 50,000 लोग बैठ सकते थे और इसमें गेम्स हुआ करते थे। और खास करके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपने अगर ग्लैडिएटर नाम का शब्द सुना हो, एक शब्द आता है ग्लैडिएटर। क्या शब्द है? ग्लैडिएटर, जिस पर मूवी बनी हुई है एक। ये ग्लैडिएटर एक तरह का योद्धा होता था और इन योद्धाओं को बेसिकली होता क्या था कि जिन लोगों को आप दास बना लेते थे, लेकिन वो होते वो ग्लैडिएटर थे यानी योद्धा होते थे, उन लोगों को आपस में लड़वाया जाता था टिल डेथ। यानी दो योद्धा अगर लड़ रहे हैं तो एक का मरना तो तय है। ऊपर से जो 60,000 की पब्लिक देख रही है, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, वो लास्ट में खुद बोलेंगे कि इसको मार दो, राजा उसकी परमिशन देगा, वो अपराध नहीं है। इसके अलावा ये जो योद्धा होते थे ग्लैडिएटर, इनको जंगली जानवरों से लड़ाया जाता था। आप खड़े हैं बीच ग्राउंड में, लोग ऊपर से देख रहे हैं, पिंजरे से जंगली शेर 1 या 2 या 3 छोड़ दिए जाएंगे, उनके साथ आपको लड़ना है। गुलाम का तो मरना तय है, लेकिन यह देखना है कि वो कितनी देर तक अपने को बचा सकता है। मरना तो उसका तय है। तो उसके पास भाला होगा, उसके पास तलवार होगी, ढाल कभी होगी कभी नहीं होगी, ढाल कभी होगी कभी नहीं होगी, तलवार उसके पास दी जाएगी, भाला उसको दिया जाएगा, और बाकी गेम्स के पार्ट हुआ करते थे। लेकिन यह बहुत खतरनाक खेल था और ये रोमन वासी इसको बहुत एंजॉय करते थे। तो इस तरह से यह पक्ष चलता है। तो ग्लैडिएटर आया, प्यूनिक वॉर आए, काउंसिल हुई, सीनेट हुई, सभा हुई। ये इस काल के बड़े महत्वपूर्ण पक्ष रहे। दूसरी बात यह आती है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए तो फर्स्ट बीसी के आसपास, पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत से सुधार हो चुके थे, लेकिन आम जनता के साथ अभी भी शोषण और अत्याचार था। इसलिए ग्रेकर्स नाम का 2 भाई थे, टाइबेरियस उसका नाम था। उसने बोला कि जिन लोगों के पास, प्लेबियन लोगों के पास जमीनें नहीं हैं, उनको जमीनें दी जाएं। जैसा कि ठीक भारत में आज़ादी के बाद हुआ, जिन लोगों के पास जमीनें नहीं थी उनको जमीनें दी गई। आपको अगर ध्यान हो तो विनोबा भावे जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसको भूदान आंदोलन कहा जाता है। तो यहां इन्होंने जमीनें लोगों को बांटी। अब जमीन एक ऐसा इशू है कि जिसकी जमीन ली जाएगी, जिसकी जमीन दी जाएगी, वो तो खुश नहीं होगा। जमीन किसकी होगी? पैट्रिशियन क्लास की। तो इन लोगों ने इन क्रैकर्स को मरवा दिया। 2 भाई थे ये, एक भाई को मरवा दिया। उसके बाद यहां पे सेनापतियों का काल आता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये वो जगह है, यहां पर 2 तरह के नेता हैं। रोमन एम्पायर में 2 तरह के नेता हैं। पहला नेता जो है वो मिलिट्री रूलर है, सैनिक नेता है, और दूसरा नेता वो जो सीनेट में बैठता है, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया था। तो 2 तरह के नेता हमारे पास डेवलप हो रहे हैं। और इन नेताओं में से आप जानते हैं कि उस जमाने में, प्राचीन विश्व में या मध्यकालीन विश्व में, सेना का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता था। जिस राजा के पास सेना होगी वो राजा सक्सेसफुल होगा। भारत में बोला जाता है कि जब हम मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो क्या ये एक सैनिक राज्य था? हाँ, ये सारे सैनिक राज्य थे। जिसके पक्ष में सेना है, जिसके पास सेना है, वो राज करेगा। इसलिए यहां पर एक एक करके 3-3 सेनापतियों का टाइम आया। आप लोगों ने नाम सुना है जूलियस सीजर, बड़ा प्रसिद्ध नाम, न जाने कितनी मूवीज बनी हैं। पोम्पी, सुला, ये नाम है और इनके संघर्ष होने हैं। 3-3 सेनापति वो सत्ता संभाल रहे हैं और इन तीनों सेनापतियों में से सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति बनता है कौन? जूलियस सीजर।
ये जूलियस सीजर एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा सेनापति था, इसका जो चाचा था दरअसल वो पहले सेनापति रह चुका था। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जूलियस सीजर ने फ्रांस जीता, जूलियस सीजर ने यूरोप के बहुत से भाग जीते। सेनापति के लिए एक आम बात यह होती है कि वो जितने क्षेत्र जीतेगा उतना उसका नाम होगा। तो ये जीतता चला गया तो इसके पास संसाधन बढ़ते चले गए, इसके पास सैनिक बढ़ते चले गए। और होता क्या था कि रोमन इतिहास में ये होता था कि जब कोई सेनापति ऐसे जाता था और उसको लोकप्रियता मिलती थी तो जो सीनेट में बैठे लोग थे उनके लिए संकट हो जाता था, क्योंकि वो वापस लौटेगा और बहुत पावर लेकर लौटेगा। सेम कहानी नेपोलियन की है मॉडर्न इंडिया में, सेम बिल्कुल यही कहानी है। और वो वापस लौटता है। इसके बारे में जो फेमस सेंटेंस है वो नेपोलियन के लिए भी कहा जाता है। इसका भी सेम सेंटेंस वही था, वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। ही केम, ही सॉ एंड ही कंकर्ड। नेपोलियन के भी लिए सेम यही बोला गया। इसलिए ये जब इतनी सारी सेना लेकर आया तो सीनेट के सामने पहुंचा तो सीनेट वालों को तो चक्कर आ गए। उनके पास अपनी सेना थी, संघर्ष हुआ, सीनेट वालों को पीछे हटना पड़ा और ये पावरफुल हो गया। जब ये इतना पावरफुल हो गया तो सैनिक नेता के लिए यह आवश्यक होता है कि वो सेना की कार्रवाई करे ज्यादा से ज्यादा। तो उसने अभियान किए, सीरिया की तरफ अभियान किया, एशिया माइनर की तरफ अभियान किया, इजिप्ट की तरफ अभियान किया। और एक इंपॉर्टेंट चीज और थी, ये दो लोग, इनको किनारे लगाना था, क्योंकि राजनीति में यही होता है। पूरी दुनिया के इतिहास में तब से लेकर आज तक जो आपका प्रतिद्वंदी है उसको किनारे लगाना यह एक सामान्य नियम है। तो इन दोनों को हटाना था, इसलिए इसका टाइटल, जूलियस तो उसका नाम था और टाइटल उसने ले लिया सीजर का। अब जब यह स्थिति आई, एक बड़ी फेमस इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो इजिप्ट के अभियान में गया,